ध्यान दो भाई, देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ये सारणी हमने राइट करवाई है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कहने का मतलब पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, फ्यूचर टेंस हम राइट करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम कल भी आपको करवाएंगे। जो भी हमने यहाँ पे लिखा है टेंस से संबंधित सारणी के रूप में, ये पहचान, जैसे कि हम बोलते हैं जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। अंडरस्टैंड है ना। लेकिन हिंदी वाक्य को देख करके हम समझ रहे हैं कि ये टेंस है। आ रही बात समझ में। अगर इंग्लिश का ही वाक्य आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कौन सा टेंस है, उसकी तो पहचान होनी जरूरी है ना। तो ये जो सारे शब्द हैं ये सब पहचान करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे इस शब्द में हम कैसे पहचाने कि हमारा इसमें कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। आ रही बात समझ में। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी कोष्टक में बी आ जाए, क्या आ जाए, बी, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। आ रही बात समझ में। तो कंटिन्यूअस में भी देखो राजा महाराजा वर्तमान में तो है नहीं, है क्या, कहीं किसी गांव में राजा बैठा हो, कहने पहले की बात हो रही है ना। तो पहले की बात हो रही है, इसका मतलब कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें पता होनी चाहिए भाई। इससे तो भाई पता लगा कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंफर्म हो गया, अब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होती है। ये याद होना चाहिए सब कुछ। वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है, ठीक है क्या। तो हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि वंस देयर, तो यहां पे हमने एक बार यानी एक समय की बात हो रही है ना। तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाज का। किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। तो वंस देयर वाज, उसके बाद में बी यानी एक किंग, बी नहीं लगाना, ये बी केवल संकेत के लिए कंटिन्यूअस है। वंस देयर वाज ए किंग यानी एक बार एक राजा था। अंडरस्टैंड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम देखते हैं, यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस यहां पे लिखा है ना, यहां पे वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब का प्रयोग कब करना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, और वाज का प्रयोग जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राम ऑलवेज अटेंड्स हिज क्लासेज। तो इसमें जो शब्द हम देख रहे हैं वो है ऑलवेज। ऑलवेज से हमें पता लग रहा है कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब कहां है ऑलवेज, अब प्रेजेंट सिंपल देखो फर्स्ट में लिखा है। ये पहचान के सारे शब्द हैं, ये शब्द आएंगे सेंटेंस में तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये टेंस का है। फिर उस टेंस को पहचानोगे, फिर उसकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का आप प्रयोग करोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टैंड। तो हम देखते हैं ऑलवेज आ गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम देखेंगे, अब ये जरूरी नहीं है केवल इतना ही आपको समझना, क्योंकि पूर्ण रूप से समझने के लिए हमने आपको टेंस का टॉपिक समझाया है, बताया है ना। अब वहां के रूल और रेगुलेशन भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब यहां पे तो इससे पता नहीं लग रहा V1 एस क्या है, ये सब नहीं पता लग रहा। जो पहले पूर्व में टेंस नहीं पढ़ा होगा उसको पता नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये तो क्या है, पूरा टेंस का निचोड़ है। जिस प्रकार से आपको स्कूल में क्या लिखवा दिया डायरेक्टली, सारणी, है ना। हाँ, लेकिन पूर्ण रूप से सारणी कब समझ में आएगी, जब आपने विवरणात्मक तौर पर टेंस को सीखा है। और ये भी कब समझ में आएगा, जब पूर्ण रूप से आपने विवरणात्मक तौर से टेंस को सीखा होगा। हालांकि नहीं भी सीखा होगा तो भी आपको ये फिर रखना पड़ेगा। यही होगा ना भाई, जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है उस चीज को क्या करना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा। यही उपाय है, पास होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और अगर आपको वो सब कुछ ध्यान है तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा समझने में आसानी रहेगी, टेंस को अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो। ध्यान दीजिएगा, V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे V1 प्लस एस का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना, में एस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस वर्ब के अंत में एस और ES लगाना है, अंडरस्टैंड। और किस वर्ब के अंत में एस या ES नहीं लगाना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही ना, इससे पहचान गए प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा। अब यहां पे वर्ब हमारी क्या है, अटेंड। क्या है, अटेंड।
ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें कब करना होगा? जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन हो। क्या हो? प्लूरल नाउन। अंडरस्टैंड? यहां पे देखते हैं हम सब्जेक्ट में, यहां पे तो नाम आया है, इज, आई, वी, यू, दे, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो प्रयोग नहीं करना हमें। अब क्या करना है? नेक्स्ट, अब इन सब का प्रयोग कब करना है? जब हमारे सब्जेक्ट क्या हो? ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन। अंडरस्टैंड? सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन संज्ञा और प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं नेम, नेम आ रहा है ना, तो नेम यहां पे राम आया है, तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, और इसका लाइन का मतलब होता है या तो एस का प्रयोग करो या फिर ई एस का। अब यहां पर भी कंफ्यूजन वाला विषय, और ये चीज मैंने जब टेंस पढ़ाया था तब भी बताने का प्रयास किया था कि वो कितना ही अच्छा समझा दो, लेकिन बाद में आप क्या हो जाओगे? भूल जाओगे कि एस का प्रयोग तो कब करना है और ई एस का कब करना है। अंडरस्टैंड? देखिएगा, सबसे पहली प्राथमिकता तो यह होगी कि हमें यह पहचानना कैसे है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग कब करना है। तो ये क्योरिफाई हो गया है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात यहां पे करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग कब करना है। ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब के अंत में क्या हो? ओ, एफ, सी, एच, एस, एच, और जब डबल एस हो है जेड, ये अगर वर्ब के अंत में हो तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ई एस का। और ये शब्द वर्ब के अंत में नहीं होंगे तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एस का। अब देखते हैं यहां पे वर्ब क्या है? अटेंड। तो यहां पे क्या है? वर्ब के अंत में डी आया है ना, इन शब्दों में से कोई शब्द है क्या यहाँ पे? डी है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि हमें किसका प्रयोग करना है? एस का। ये बात समझ में आई है क्या? क्या नाम भैया आपका? नरेश? क्या नाम है? नरेश नाम है? हाँ, नरेश का मतलब होता है राजा। नरेश का मतलब क्या होता है? नरेश शब्द कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। तो हमारा जो सेंटर है ये भैया के आने से 4 चांद लग गए। हकीकत बात है भैया। सौभाग्य की बात यह है कि राजा हमारे सेंटर पे है, फिर हमें घबराने की आवश्यकता है ना? बहुत अच्छी बात है। और रुद्र प्रताप, अगर इसके पास में रहोगे तो निश्चित रूप से आप की परसेंटेज मुझे लगता है कि 100 में से 200, 101। चलो कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां हमें निश्चित हो गया किसका प्रयोग करना है? एस का। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अटेंड्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं कि वी हैड गोन से हमें पता लग गया है। कैसे पता लगा है? और दूसरी बात इससे पता लगा है, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आई है और बिफोर आया है। ये तो ऊपर लिखा है हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और बिफोर आएगा, तो बाद में क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पे क्या लिखा है? कम, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? अंडरस्टैंड? समझ में आ गई ना बात? ये पूरी पहचान है। ये अगर आपको याद होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहचान टुडे शब्द आ गया किसी सेंटेंस में, तो आप पहचान जाओगे टुडे शब्द का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, ये गारंटी दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका एक भी करेक्ट फ्रॉम द वर्ब का सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये सब, तब जाके सौदा बैठेगा। और ये मैं ऐसे नहीं कहता कि हम विद्वान हैं, हर बात सुनिए, हाँ, लेकिन ये जो सारणी है ये हमारी अपनी खुद की हाथों से, खुद के दिमाग से बनाई हुई है, कहीं से कॉपी नहीं की। कहने का मतलब ये जो नोट्स हैं हर साल हम प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, है ना, हमारे अपने जो नोट्स होते हैं, लेकिन अब 2 साल से प्रोवाइड नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे?
क्योंकि सारे बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ रहे हैं, कोई समस्या का विषय है ही नहीं, और जो हमने लिखवा दिया वो सब क्या है, नोट्स है। वही क्या है, नोट्स। फिर नोट्स अलग से देने की आवश्यकता है, ठीक है। नोट्स की उसको आवश्यकता होती है कि उसने जर्नली कुछ थोड़ा बहुत हमसे पढ़ा और लास्ट में फिर उसको नोट्स अति आवश्यक होते हैं, और नोट्स भी उसी को समझ में आते हैं जिसने कुछ थोड़ा बहुत हमसे पढ़ा हो पहले, तभी तो समझ में आएगा ना, ये तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिएगा, ही खालिस्तान लिव हेयर, और उसके बाद में सिंस का प्रयोग हुआ है। सिंस फोर से हम समझ गए कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। हाँ, हमारे तो खोपड़े में सारी सहारणी छपी पड़ी है, सारी बात सुनने बिना देखे वैसे बता दें, पर ये आज से थोड़ी लिखवा रहे हैं, 18-20 साल हो गए लिखवाते हैं, यही सारणी लिखवाते हैं मम्मी से जी। तो सिंस फोर देखते हैं यहाँ पे, सिंस फोर कहा, ये रहा, प्लस टाइम आ गया ना यहाँ पे 1 जनवरी है ना, 2000 ही है ना, 1 जनवरी 2000। तो इसके बाद में क्या गया है, समय है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंस या फोर। अब देखो सिंस का प्रयोग कब करना पड़ता है, फोर का कब करते हैं, वो मैंने पहले पूर्व में बता रखा ना। हालांकि यहाँ तो आपको इतना क्लेरिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिंस फोर आएगा, पहले से ही आएगा ना, पहचान है ये तो, और समय आएगा तो हमें तो इसका प्रयोग करना है, यही तो ना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हमने देखना होगा कि हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें हैज का प्रयोग करना है, और प्लूरल है तो हैव का। कहने का मतलब अगर हमारा ही सीट नेम सिंगुलर नाउन है तो हैज का, और आई वी यू दे प्लूरल नाउन है तो हैव का। यहां सब्जेक्ट देखते हैं हमारा क्या है, ही, तो ही सीट नेम होगा तो हम किसका करेंगे, हैज का। किसका करेंगे, हैज का, सॉरी यहाँ पे हैज, और हैज के साथ में हमने किसका प्रयोग कर देना है, बीन शब्द, क्योंकि हैज और हैव के साथ में बीन लगेगा, या फिर हैव बीन हैज बीन भी आप लिख सकते हो। यहां पे हमने क्या लगा दिया, बीन, अंडरस्टैंड। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिव, इसके साथ में क्या लगा देना हमें, आईएनजी, लिविंग। यहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम में दिक्कत आफत करना डिफिकल्टी है क्या, नहीं है। अब ये तो हमने एग्जाम्पल समझाए आपको, और एग्जाम्पल इसलिए हमने 4 ही समझाए कि थोड़ा बहुत आपको कुछ बिलीव हो, हाँ सर सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये बता देता हूं मैं आपको, कल आप खुद अपने घर से ऐसे एग्जाम्पल लेके आओ कि जो एग्जाम्पल इस सारणी में मिले ही नहीं। आ रही की बात समझ में, तभी तो आप कहोगे कि सर जी सारणी से बाहर ही शोध आ रहा है ना। और आज से पहले जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर के क्वेश्चन भी आपके पास में दे रखे हैं, वो भी देख सकते हो। आगे भी कहीं से भी कोई भी एक्सरसाइज में से आप प्रश्न लेके आओ, हम इस सारणी के माध्यम से भी आपको सरल करके हल करके समझाने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ये हो गया है। यहाँ पे नेगेटिव अगर होगा तो डू डज का प्रयोग हम करेंगे। ये देखो, हम अब वैसे समझाऊं मैं जनरली तो इतना प्रभावशाली नहीं होगा, इन सब का प्रयोग अगर एग्जाम्पल के तरीके से हम समझाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। आ रही है बात समझ में, हाँ। तो हम कल से एग्जाम्पल बार बार करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब इनकी हिंदी अनुवाद आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से आएंगे, ये तो पहचान बताएंगे ना कि इस टेंस के हैं ये, यही है ना। हाँ, वैसे आप जनरली आप इन सब के हिंदी अनुवाद जानते भी होंगे, ऐसे नहीं कि नहीं जानते, ठीक है। ऑलवेज, ठीक है, हमेशा, ऑफ्टन, प्राय, है ना, या अक्सर, डेली, रोजाना, रेगुलरली का मतलब भी रोजाना ही है ना, डेली का मतलब प्रतिदिन, रेगुलरली रोजाना, एक ही बात है ना। सेल्डम, कभी कभी, उसके बाद में नेवर, कभी नहीं, जनरली, सामान्य तौर पर, फ्रीक्वेंटली, बार बार, सिग्मा फैक्ट डी आपने पढ़ा हो ना, फ्रीक्वेंसी, मैथ में नहीं पढ़ा आपने, बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन सारणी है, अच्छा, तो वही है फ्रीक्वेंटली, है वो फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंटली एक ही बात है। ओकेशनली, आवश्यक, है ना, कभी कभी, रेयरली, यानी कभी न कभी, है ना। रेयरली का मतलब ऐसे रेयरली केस में, है ना, दुर्लभ हम बोल सकते हैं ऐसा। हार्डली, कठिनता से, स्केर्सली, डर, इन द मॉर्निंग यानी शाम, वो सॉरी सुबह में। अब ये जुड़ा हुआ है इसी में, इन द इवनिंग यानी शाम
और उसके बाद में एवरी या ईच, दोनों एक साथ इनसे जुड़े हुए हैं। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या फिर ये यहां तक हो गया है, ये मान लो आप। अंडरस्टैंड? उसके बाद में ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर। समझ में आ रही है ना बात? ये प्लस में है, ये सब क्या है इसके प्लस में है। एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, एवरी वीक यानी प्रत्येक सप्ताह, एवरी मंथ यानी प्रत्येक महीने, एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल। और ईच का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक ही होता है ना, सिमिलर वर्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, हमारी बात वीक्स। ठीक है, तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। उसके बाद वंस ए डे यानी एक बार, या वंस ए वीक, ठीक है, यानी एक बार एक सप्ते में, ऐसे। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये शब्द नहीं आएगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो सारे शब्द आएंगे सेंटेंस में, आएंगे ना, लेकिन ये शब्द नहीं आएगा, ये सेंटेंस आएगा। अब आप कहोगे, आप ढूंढ के लाते तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता। आप कहते हो सर ये तो कहीं शब्द है ही नहीं, इसमें दिखाओ, है ना, तो उसमें शब्द नहीं आएगा, उसमें सेंटेंस से पता लगेगा, और फिक्स सेंटेंस है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सदा सत्य रहने वाली बात, या सार्वभौमिकता सत्य, या सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है? हमने लिखा है ना आपको कि जो सूरज है वो पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, और पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा। ये सदा सत्य रहने वाली बातें हैं ना, अरे बात समझने? हाँ, ठीक है क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सेंटेंस आएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूरज की। ठीक है क्या? साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्यता। वैज्ञानिक सत्यता क्या है? 100 डिग्री तापमान के ऊपर पानी क्या होता है? बॉइल्ड, उबल जाता है। ये साइंटिफिक ट्रूथ है ना, वैज्ञानिक सत्यता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद में हैबिचुअल फैक्ट, यानी आदत संबंधित। जैसे कि कुत्ता है वो अजनबियों के ऊपर भौंकता है, और वो बिल्कुल निठल्ला होगा, होता है अजनबी आए जाए उसकी बात अलग है, लेकिन अधिकतर क्या होता है? कुत्ता अजनबियों के ऊपर भौंकता है, आदत संबंधित। जैसे मान लो आपकी आदत है मेरे को खाना खाने के बाद में नींद आती है, आदत हो गई ना। इससे रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस वगैरह हो तो आपको फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये शब्द नहीं आएंगे, ये क्या होगा? ये शब्द नहीं आएंगे, ये भाव आएगा सेंटेंस में। अंडरस्टैंड? उसके बाद प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कहावतें। अंधा पीछे रेवड़ी फिर अपने को दे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कौन बाजोड़ा। सुना आपने कहीं? अरे ये तो बहुत गलत हो गया। ये लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, ये नहीं सुनी आपने? बाकी सब सुनी होंगी, ये नहीं सुनी है ना? अच्छा चलो कोई नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि जो चीज आपने नहीं सुनी वो सुनने को मिले, है ना? ये तो सुना होगा ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? जब मान लो खने नाच सुनो को और आप दबाव दे दिया भाई नाच सुनो ही पड़ेगो, है ना, तो फिर नाच पड़ो के खगो, देख नाच सुनो तो आओ छे, लेकिन आंगनों के छे टेढ़ो छे, यानी क्या करो? समतल। अगर आप ऊपर खा पड़ोगे तो मुड़क लाग जाएगी पकड़। कहने का मतलब बहाने लेना, किसी भी कार्य को ना करने के बहाने। नाच न जाना है आंगन टेढ़ा, अध जल घगरी छलकत जाए, ये जानते हो? अब हम इतनी कहावतें बताएंगे तो खोपड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोवर्ब्स कहावतें, ठीक है, ये सेंटेंस में कहीं पर भी आएगी तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। उसके बाद में ये शब्द आएंगे आपके इसमें, टुडे यानी आज, नाउ यानी अब, एट दिस टाइम। ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में एट दिस टाइम है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और एट दैट टाइम है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दिस की जगह क्या हो रहा है? ओनली फॉर दैट। देखिएगा यहां पे एट दैट टाइम। अंडरस्टैंड? यहां पे एट दिस मोमेंट, अगर दिस की जगह दैट हो गया तो फिर हमारा कौन सा जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आ रही बात समझ में? उसके बाद में यहां पे एट प्रेजेंट, दैट प्रेजेंट हो सकता है, यहां नहीं लिखा हमने, समझा रहे हैं। नाउ एडेज यानी इनका हिंदी अनुवाद बता देता हूं, एट दिस टाइम यानी इस समय में, है ना?
इस क्षण में, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, नाउ ए डेज यानी इन दिनों, इन दीज डेज, इन दीज की जगह क्या हो जाएगा, दोज, क्या हो जाएगा, दोज, यानी इन दिनों में और उन दिनों में, है ना, दोज का हिंदी अनुवाद। उसके बाद में स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है, थाली बर्तन कचौड़ा भांडा, स्टील का बर्तन, ये नहीं है, अच्छा किसी को पता है क्या स्टील? हम काफी बार पूछ लेते ना कि मे आई कम इन सर, इसका हिंदी क्या होता है, मे का बताया क्या कोई? कई बोल देते भैया मे आ रही हो, किसका मतलब, मे का मतलब सकता, सकता, ये लोग कौन समझाएगा, JANUARY जनवरी, FEBRUARY फरवरी, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, MAY मई यानी मई, ये लोग कौन समझाएगा इनको? देखिएगा मीनिंग एक ही है, भाव अलग हो रहा है। ये बहन बिल्कुल सही बोल रही है, मे एक मॉडल के रूप में काम करती है, MAY, है ना, मे का मतलब सकता, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे, है ना, अच्छी बात। लेकिन ये समझने का प्रयास करो आप, स्टील का मतलब तब तक, है ना, स्टील का मतलब क्या होता है, तब तक। लुक का मतलब क्या होता है, देखना, सी यानी सा यानी, और वाच यानी WATCH, वाच यानी घड़ी भी होती है, सी हो गया। उसके बाद में लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। चलो कुछ ज्यादा समझा रहे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, जस्ट अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, ऑलरेडी पहले से ही, यट यदि, सो फार इतना दूर, रिसेंटली, रिसेंटली एक प्रकार से अभी अभी है ना, रिसेंटली, लेटली देरी से, ये शब्द आएंगे ना सेंटेंस में तो पहचान जाओगे कि हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंस हैज बीन और हैव बीन, है ना, ऐसे बोलोगे। उसके बाद हमारे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा। पास्ट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी और नेगेटिव में डीडी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ना कि सेकंड फॉर्म। अब देखो एक दिन में तो ये समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये भी महाभारत है, क्योंकि धीरे धीरे हम एग्जाम्पल करेंगे उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ, कल, वन डे एक दिन, वंस एक बार, एगो पहले, दैट डे वो दिन, एज सोन एज जल्दी ही, शीघ्र ही, व्हेन यानी जब, जब भी होता है कब भी होता है ना, एज जैसे लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, लास्ट ईयर यानी पिछले साल, है ना, द अदर डे यानी दूसरे दिन, इन 2001 या फिर 1999, कहने में 2001 2000 भाई 2 5 10 24 जो भी, लेकिन होनी चाहिए 2025 से पहले की साल है, आगे की नहीं होनी चाहिए। आगे की होगी तो इसका मतलब कौन सा टेंस लगाया, वो फ्यूचर। पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एट दैट टाइम्स, एट दैट मोमेंट्स, एट यानी इन दोस डेज और व्हाइल, ठीक है क्या? ठीक है। आगे देखिएगा, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आ रही है और आफ्टर आ रहा है तो उसके बाद में वर्ब की यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और कभी कभी होता है कि आफ्टर आया है, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लास्ट में आ गई है, लेकिन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, बिफोर आ गया तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले और वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में यानी वेहन, 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 समझ रहे हो? यहां पर भी वेहन आ गया और यहां पर भी वेहन आ गया है, यहां पर भी एज आ गया, यहां पर भी मामला गड़बड़ा रहा है ना, है ना, हाँ गड़बड़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन सब के साथ में क्या होना चाहिए, बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। आ रही के बाद समझ में? हाँ, उसके बाद में सिंस फोर प्लस में
टाइम। ये एग्जाम्पल हम आपको करवाएंगे तब जाकर के बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आफत करना, डिफिकल्टी है तो पूछ सकता है, उसको समझाने का प्रयास करवा सकते हैं। बाकी भैया बहनों आपको ना कंप्लीट रूप से ये तो याद करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई विशेष समझाने का बताने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है क्या?